हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इसमें मैं आपको 10 डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। जो लोग मेरे को फ़ोन करके या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल के कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में या किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका मैं आज आपको आंसर दूंगा। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था कि आप जो 31 जुलाई है जो अभी निकल चुकी है वो लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब जो डेट है वो लास्ट डेट निकल चुकी है, 31 जुलाई 2022 थी। तो अब आज आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, पर उस पर आपको पेनल्टी लगेगी, आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने सीए या अकाउंटेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसके लिए बेहतर गाइड कर सकते हैं। तो चलो हम अपना नया वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि मैंने जो पहले कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जब अप्लाई किया था तो उसमें मैंने अपनी एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगाई थी, तो क्या मुझे दोबारा भी स्पॉन्सरशिप लेटर लगा के ही वीज़ा अप्लाई करने चाहिए? देखिए, अगर तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दोबारा मिल सकती है तो अच्छी बात है, आप उसको दोबारा स्पॉन्सरशिप लेटर लेके आप दोबारा अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं भी मिलती तो आप अपना जो पर्पस ऑफ विजिट है वो टूरिज्म दिखा के आप होटल बुकिंग पे भी अपनी फाइल अप्लाई कर सकते हैं, उस पर भी आपको टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी आपको जो वीज़ा है वो ग्रांट हो जाएगा। तो इतनी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आपने स्पॉन्सरशिप पे अप्लाई किया था तो अब आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप होटल बुकिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरे क्वेश्चन पे ये है कि कई लोग होते हैं जिनकी एज 40 ईयर से ऊपर हो जाती है या 45 ईयर्स के एज के होते हैं, तो वो मेरे से पूछते हैं कि क्या हम स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। देखिए, कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है, आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जा सकते हैं, किसी भी एज में जा सकते हैं। पर इस एज में बेटर होता है कि आप विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर वहाँ कनाडा जाके वहाँ पे जाके आप अपना जो स्टेटस है वो कन्वर्ट करा सकते हैं। आप इसको स्टूडेंट वीज़ा में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, वर्क परमिट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये बेटर है कि आप विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर आप चले जाइए। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, ये कई लेडीज फ़ोन करके या इस कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल के ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्या मेरा टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है? देखिए, अगर आप हाउस वाइफ है, कोई काम नहीं करते, तो आपके हस्बैंड की प्रोफाइल अगर अच्छी है तो आपका टूरिस्ट वीज़ा लग सकता है। तो आपके हस्बैंड की प्रोफाइल ही आपकी प्रोफाइल मानी जाएगी। आप उस पेज पे अपना जो फाइल है वो अप्लाई करके अपनी फाइल प्रिपेयर करके अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको टूरिस्ट वीज़ा ग्रांट भी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो, लोग मेरे से फ़ोन करके पूछते हैं कि बेसिकली क्या है कि जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं वो बेसिकली वर्क परमिट के ऊपर जाना चाहते हैं, वो बाहर जाके काम करना चाहते हैं। देखिए, कोई भी वीज़ा आप लेते हैं, कोई भी वीज़ा कोई भी लेता है, तो वो उसका जो मेन पर्पस है कि वो वहाँ पे काम करना चाहता है बाहर जाके और वहाँ पे सेटल होना चाहता है, ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके, उनकी लाइफ बेटर हो जाए पहले से। तो बेसिकली तो सब लोग बाहर काम करने के लिए ही जाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, ज़्यादातर वो कहते हैं कि हमारा वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट होगा या मेरे को सीधा वर्क परमिट क्यों नहीं मिल सकता। तो देखिए, इसका आंसर ये है कि जो भी गवर्नमेंट्स हैं बाहर की, जो जैसे यूएसए है, कनाडा है, कोई भी देश है, तो उनकी गवर्नमेंट का जो पहला प्रेफरेंस ये होती है कि वो जो वर्क परमिट है अपने देश के लोगों को दे। तो जो बाहर के लोग हैं उनको जो है वर्क परमिट में सेकंड प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस उनके जो सिटीजन्स हैं वहाँ पे जो पीआर है उनको मिलती है। तो इसलिए जो बाहर के लोगों के लिए फॉरेनर जो होते हैं या जिनको हम फॉरेन वर्कर्स कहते हैं, तो उनको जो वर्क परमिट मिलने में दिक्कत आती है, उनको मुश्किल आती है। तो इसके कारण ये बहुत महंगा भी होता है और बड़ी आसानी से मिलता भी नहीं है। तो इसलिए ये जो वर्क परमिट है लेना थोड़ा मुश्किल होता है और ये महंगा भी बहुत होता है। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए और वहाँ जाके इसको अपने वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लीजिए। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। काफ़ी लोग हैं, सारे लोग यही पूछते हैं कि कितने फंड्स चाहिए कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए या कोई भी कंट्री के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। देखिए, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए कम से कम आज के टाइम में 6 से 6.5 लाख रुपए आपको
फंड्स होने चाहिए। और उसके बाद वो पूछते हैं कि कितने पुराने होने चाहिए, क्या मैं आज ही फंड्स डाल के उसको निकलवा सकता हूँ। देखिए आज ही फंड्स डाल के बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवा लूँ फिर बाद में निकाल लूँ। तो देखिए आप ऐसा मत कीजिए, जो आपके फंड्स है वो कम से कम 4 महीने पुराने होने चाहिए। मैं जो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपके फंड्स कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन में क्या है कि कई लोगों के पास GCK अकाउंट नहीं होता, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होता। देखिए उन्होंने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया होता है, तो जो एजेंट होते हैं वो कई बार उनको GCK अकाउंट का जो पासवर्ड है या यूज़र नेम नहीं देते। तो ज़्यादातर लोग उनको नहीं देते, जो भी एजेंट्स है वो GCK का यूज़र नेम और अकाउंट का जो पासवर्ड है वो नहीं देते। तो उस केस में वो पूछते हैं कि क्या हम दोबारा अपनी फाइल लगा सकते हैं और नए GCK अकाउंट क्रिएट करके उसमें लगा सकते हैं। देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक नया GCK अकाउंट क्रिएट करके उसमें अपनी फाइल लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने पहले इन्फॉर्मेशन डाली है, जो आपने पहले अपनी प्रोफाइल शेयर की है वीज़ा ऑफिसर के साथ, वही प्रोफाइल इसमें शेयर करनी है, वही सेम इन्फॉर्मेशन इसमें आपने वीज़ा ऑफिसर के साथ शेयर करनी है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफरेंस होगा तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। नए और पुराने GCK अकाउंट का कोई चक्कर नहीं है। आप नया GCK अकाउंट बना के उसमें आप अपनी नई फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन में। ये लोग बहुत आम पूछते हैं कि कितने साल का वीज़ा हमें मिलता है कनाडा के लिए, जो टूरिस्ट वीज़ा कितने साल का मिलता है। देखिए जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा हो मैक्सिमम उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स होती है। अगर आपका नया पासपोर्ट है, अगर वो 10 साल के लिए वैलिड है तो वो आपको 10 साल के लिए मिल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट पुराना है, सपोज वो 5 साल के लिए वैलिड है, तो आपको 5 साल के लिए जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा वो इशू होगा। ये उसके जो जितनी भी आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी बची हुई है उतने दिन का आपको वीज़ा इशू हो जाता है। तो इसमें जब आप एंटर करते हैं तो आपको जो एंट्री है वो 6 मंथ की मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आप जैसे भी आप कनाडा जाते हैं, वहाँ लैंड करते हैं, तो वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर है आपके पासपोर्ट पे 6 मंथ की एंट्री स्टैम्प करेगा कि आप वहाँ पे अब 6 मंथ के लिए रह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको 6 मंथ से पहले वहाँ से एग्जिट करना होता है। तो ये 1 टाइम एंट्री है। वैसे आपका जो वीज़ा है वो जब तक आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी है तब तक का होता है। ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, तो आप कितनी बारी भी आ सकते हैं, कितनी बारी भी जा सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। वो पूछते हैं कि जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए एम्बेसी फीस कितनी होती है। तो सबसे पहली बात है कि जो भी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ एम्बेसी फीस देनी पड़ती है एडवांस में। जो एम्बेसी फ़ी आजकल जो है वो है 185 कैनेडियन डॉलर्स। इसमें जो $100 वो है एम्बेसी की फ़ीस है और $85 आपके बायोमेट्रिक्स की फ़ीस होती है। तो अगर आप पहली बार ही वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको $185 देना पड़ेगा। ये टूरिस्ट वीज़ा है जिसको हम विजिटर वीज़ा कहते हैं, उसकी फ़ीस है। इसमें $100 जो है एम्बेसी की फ़ीस है और $85 बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है। ये जो बायोमेट्रिक्स है ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है किसी कारण, तो जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ $100 फीस देनी पड़ती है, जो कि एम्बेसी फीस होती है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो उस वक्त आपको $85 जो बायोमेट्रिक फीस है वो दोबारा नहीं देनी पड़ेगी 10 साल तक। अब 10 साल में कितनी बारी मर्जी आप अप्लाई करेंगे तो आपको $85 जो है एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। जो एम्बेसी की जो फीस है $100 वही देनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल। जो है हर एप्लीकेंट है, हर जो व्यूअर है वो यही पूछ रहा है कि आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का क्या चल रहा है। तो आजकल जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 मंथ से 3 मंथ्स के बीच में चल रहा है। देखिए जो कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की जो वेबसाइट है उस पर जो है 160 डेज से ऊपर जो है प्रोसेसिंग टाइम दिखा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना टाइम आपकी एप्लीकेशन को लगेगा प्रोसेस होने में। देखिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो 1 हफ्ते में भी प्रोसेस हो सकती है, 1 महीने में भी हो सकती है, 2 महीने में भी हो सकती है, 3 महीने में भी हो सकती है और 160 डेज में भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आप माइंड से निकाल दीजिए। कोई फिक्स टाइम है आजकल जो है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये टोटली एम्बेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है आजकल कब वो आपकी फाइल को प्रोसेस करेंगे और कब आपका आंसर आएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, जो ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है इस वीडियो का।
तो इसमें क्या है कि वर्क परमिट के बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि ऐसे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक सवाल आया कि जो वर्क परमिट है वो जिस शहर में हम जाएंगे वहाँ पे वैलिड होता है या ऑल ओवर कनाडा वैलिड होता है। तो देखिए, जो वर्क परमिट होता है दो तरह का होता है, एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है और एक ओपन वर्क परमिट होता है। तो जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है उसको हम LMIA बेस्ड वर्क परमिट भी कहते हैं। तो वो सिर्फ एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक मीन्स जिसने आपको जॉब ऑफर दिया आपको उसी के पास काम करना पड़ेगा। तो वो ये नहीं है कि आप उससे छोड़ के काम आप किसी और के पास कर लेंगे। वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक है, उसी एम्प्लॉयर के पास आपको जितनी देर का आपका वर्क परमिट है, जितनी देर का आपका उनके साथ जॉब ऑफर पे कॉन्ट्रैक्ट है, आपको उतने साल वहीं पे काम करना पड़ेगा। तो दूसरा वर्क परमिट होता है ओपन वर्क परमिट। तो ओपन वर्क परमिट में ऐसी कोई बंदिश नहीं होती, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, किसी भी जगह काम कर सकते हैं, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर सकते हैं। आप अपना एम्प्लॉयर चेंज भी कर सकते हैं और अपना शहर भी चेंज कर सकते हैं, आप अपना प्रोविंस भी चेंज कर सकते हैं। बल्कि जबकि जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयर के पास ही आपको काम करना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा। हो सकता है कि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन आ रहे हों, आपके मन में और भी डाउट्स हों, तो अगर आप वो अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं या डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये जो मेरे वीडियो की स्क्रीन पे जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से डॉक्यूमेंट मुझे लगाने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, तो आप मेरे को ये जो मोबाइल नंबर आ रहा है इसके ऊपर फ़ोन करके मेरे से अपनी ये पूरा गाइडेंस ले सकते हैं। आप मेरे को मिल भी सकते हैं आप अपॉइंटमेंट लेके, तो उसमें मैं आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं और आपके डॉक्यूमेंट बनाने में भी मैं आपकी मदद करूंगा। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई भी वीज़ा की फ़ाइल, टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल किसी भी कंट्री की बनवाना चाहते हैं तो आप वो उसके लिए भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके टूरिस्ट वीज़ा की जो फाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने में आपकी मदद करूँगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।